Thank you for the congratulations. So I suppose I'll start. Good evening, everyone. I am Sanskriti Singh. This year I scored All India rank 366. This was my fourth attempt, but this was the first time that I could qualify for the mains as well as the interview. And I was born in Karnataka, but I have a very cosmopolitan kind of heritage. So my father is from Bihar, my mother is from Varanasi, and I was born in Bangalore. And all my life, almost all of my life, I've stayed in Delhi. So I am a mix of everything. I have done my schooling from Convent of Jesus and Mary. Then I pursued history honors from St. Stephen's College. Thereafter, I pursued law from Faculty of Law, Delhi University. And after that, I started my preparation. So, and I'm very glad for UPSC time giving me this opportunity and this platform by which I hope to be able to help you. And I think I should start with prelims. I think I'll start with prelims. So as I mentioned before, this was my fourth attempt, and the first three times I couldn't clear the CSAT paper. So that was a very big learning, and that is the first thing I would like all of you to kind of take note of, that CSAT, although it is qualifying, it requires a lot of hard work, it requires a lot of practice. So that is one thing I would say, that it should not be ignored. What I did for my CSAT preparation is that there are several reference books which are available, and उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, जैसे अरिहंत, या फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं. मैंने अरिहंत से किया था, बट मोर देन अरिहंत मैंने क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे सॉल्व किए थे, एंड क्वेश्चन पेपर ऑलमोस्ट हर कोचिंग के, फ्रॉम विजन टू फोरम आईएएस टू बाजीराम टू प्रीवियस ईयर पेपर्स. तो मैं पेपर सॉल्व करती थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि इवन व्हेन आई न्यू द क्वेश्चंस आई वुड नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस इन दोज 2 hours. So with respect to CSAT, I think it is not only mathematics, I think it is not only logical reasoning, it is not only English, but it is also time which needs to be managed very well. So I would definitely suggest that practice as much CSAT as is possible. Secondly, what I would do is almost 8 to 10 months मैंने, considering मैंने 3 बार नहीं निकाल पाई थी मैं CSAT, लास्ट प्रिपरेशन में जो मैंने इस साल किया था, 8 to 10 months ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने 2 घंटा दिया है उसको. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ हेल्प ऑल्सो दैट आई गॉट इन CSAT. देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस जो मैंने अपने से की. सो CSAT डेफिनेटली मुझे लगता है. अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, जैसे परसेंटेजेस, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन. इसके लिए मैं काफ़ी सारे यूट्यूब के वीडियोस को भी रेफ़र करती थी, तो उस सेंस में एक हेल्प मिल जाती है. बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड दैट इज़ वन थिंग आई वुड want to say with respect to CSAT. Now let's talk about the GS paper in prelims. This time I was able to score a 120. In fact, every time मेरा CSAT में 66 आना मुश्किल हो जाता था, but almost 20 to 30 marks मेरे above ही रहते थे from the cutoff with respect to GS. उसका रीज़न बहुत सारा है, जो मैं मुझे जो लगता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ. तो CSAT सॉरी GS के पेपर में आपने देखा होगा बहुत सारे एरियाज कवर्ड हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज पॉलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वन थिंग एट द गेट गो विच आई वुड लाइक टू से इज, देयर इज समथिंग जिसमें आपका एज होगा. मे बी आपको उसको ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि जितना हो सके इट शुड बी द केस कि आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री एंड लॉ बैकग्राउंड, आई ट्राइड माई बेस्ट कि एटलीस्ट हिस्ट्री पॉलिटी मेरा ऐसा रहता था कि उसमें क्वेश्चंस कम से कम गलत हुए. सेकेंडली, आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड जोग्राफी, इकोनॉमिक्स रीजनेबली वेल. तो अगेन उसमें भी मुझे एक कॉन्फिडेंस रहता था. जो मेरा एक कमज़ोर था रिलेटिवली, दैट यूज टू बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ क्वाइट अ चंक ऑफ द पेपर ना. सो आई यूज टू ट्राई एंड अपडेट माई सेल्फ टाइम एंड अगेन, बट आई एम श्योर मेरी काफ़ी चीज़ें उसमें से मिस हो ही जाती थी. सो आई स्टार्ट विद हिस्ट्री, एंड मैं साइमल्टेनियसली अपना वो भी बताती रहूँगी कि मेरे सोर्सेज क्या रहते थे. तो हिस्ट्री के लिए मैंने, आई रेफर टू दी ओल्ड NCERTs विच इज़ RS शर्मा, सतीश चंद्रा, एज वेल एज बिपिन चंद्रा. बट दोज डूइंग बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम, आई बिलीव ऑलमोस्ट एक जैसा है, इसमें से एक भी किया जा सकता है. सो इट वुड बी RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम. देन आई ऑल्सो डिड द न्यू NCERTs, बिकॉज देर हैव बीन टाइम्स जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए हैं न्यू NCERT से, इट बेयरली टेक्स अ डे और टू. सो दैट
फिर मैंने तमिलनाडु वाला NCERT आई हैव रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ अ बेटर कवरेज विद रिस्पेक्ट टू साउथ इंडियन हिस्ट्री आई फील. So that is one thing which also I referred to. Apart from this, I used Nitin Singhania and the class 11 NCERT for art and culture. So this is something I did for history. Apart from that, for polity, it was only and only Lakshmikant as far as GS paper in prelims is concerned. For geography, again class 11 as well as class 12 history, class 11 and class 12 NCERT. उसके अलावा I also did GC Leon and बाजीराम से मैंने कोचिंग ली थी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अराउंड 4.5 years ago. तो बाजीराम के नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल थे, मनोजा सर के नोट्स विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स, अगेन क्लास 11 एंड क्लास 12 NCERT. देन जो श्रीराम IAS का कोचिंग मटेरियल है दैट वाज वेरी हेल्पफुल. बाजीराम के जो मेरे नोट्स थे इकोनॉमिक्स के वो मैंने रेफ़र किए थे. तो इससे इकोनॉमिक्स का बेसिकली इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स में वो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं. फॉर एग्जांपल बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट इनेविटेबली एक दो सवाल आ ही जाते हैं उस पर. तो जैसे रेपो रेट क्या होता है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी क्या होती है, क्या होगा अगर इन्फ्लेशन है तो RBI कैसा स्टांस रखेगा तब. सो दे आर वेरी बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो इसमें कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है, मोस्टली समझने वाला है. सो इकोनॉमिक्स दैट वे आई थिंक अगेन नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक बेसिक अगर आप अपनी बुक रखेंगे तो आपको मिल जाएगी. विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट आई रेफर टू शंकर IAS. PMF IAS की बुक भी काफ़ी हेल्पफुल है. आई थिंक दोनों में से कोई एक भी किया जाए तो वो काफ़ी है, तो मैंने शंकर IAS रेफर किया था. अपार्ट फ्रॉम दैट ये वो बुक्स हैं जो मुझे लगता है कि बेसिक बुक्स हैं जिसको सब रेफ़र करते हैं एंड सबको करना चाहिए. इसके अलावा मैं वो बताती हूँ जो मुझे लगता है मैंने थोड़ा अलग किया एंड मुझे डेफिनेटली हेल्प किया है. इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो एक मैपिंग है. मेरे रूम में वर्ल्ड एज वेल एज इंडिया की फिजिकल एंड पॉलिटिकल चारों मैप्स लगी हुई हैं, आज से 4 साल से लगी हुई हैं. एंड मुझे मैपिंग पसंद भी आता था एंड समहाउ मुझे लगता था इट इज़ ईजी एंड इट शुड बी डन. सो ऑलमोस्ट एवरी डे और एवरी अदर डे, मे बी नॉट एवरी डे, डेफिनेटली थ्राइस अ वीक, मैं बस मैप को जाके 10 से 15 मिनट देखती थी. एंड वेरी रैंडम, देयर वाज नो पैटर्न टू इट. से जस्ट लुक एट द रिवर्स, द ओशंस, द स्ट्रेट्स, द काइंड ऑफ boundaries that countries share. So in general, over years, I have developed an understanding so that now, by the time I gave my 4th attempt, I feel that I have a very comprehensive understanding of the map. This has been very helpful to me, particularly in this prelims. For example, there was a question on the drainage basin covered by the Congo River, and there were 4 options given, 4 countries that were mentioned कि इसमें से किस country में Congo River भी flow करता है, drainage basin आता है किसमें. So this was a very easy question for me in terms of elimination. क्योंकि मैंने मैप इतनी बार देखा था, कुछ याद करने की बात नहीं है. It's just that वो विजुअल मेमोरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी that I could imagine कि कौन सी कंट्रीज नहीं होगी. तो sometimes elimination helps a lot. एक और क्वेश्चन था आई रिमेंबर जिसमें था कि द कंट्रीज दैट बॉर्डर यूक्रेन. अगेन इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दोज हु आर वेल वर्स्ड विद मैप और इफ यू हैव बीन लुकिंग एट मैप रेगुलरली, बिकॉज बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज होंगी एंड मोर इजीली कि कौन सी नहीं होंगी. सो मैपिंग आई थिंक हैज़ हेल्प एंड दिस ईयर आई फेल्ट देयर वर क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैपिंग पे आए थे और ऑलमोस्ट हर साल आते हैं. सो दिस इज़ वन स्ट्रैटेजी जो मुझे लगता है मैंने शायद डिफरेंट की या शायद और लोग करते होंगे, बट दिस इज समथिंग जो रोज़ थोड़ा सा रेफर करना हैज़ डेफिनेटली हेल्प मी. इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है प्रीलिम्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी थोड़ा मेरा एक्चुअलीज हील है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उसमें नहीं है. तो UPSC की तैयारी करने के लिए जनरली मैं या तो न्यूज़पेपर का जो रहता था वो रहता था. वन वेरी गुड थिंग अबाउट UPSC इज वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कुछ बहुत पुराना या बहुत टेक्निकल नहीं पूछते हैं. They generally ask questions which is very current. So it could be things like quantum computing. It could be about a space mission. It could be about Nobel Prize, something like that. So उस सेंस में it is very current. तो अगर आप thoroughly पेपर करते हैं तो it helps. उसके अलावा मैं विजन का PT 365 जो था पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करके जाती थी, तो मोर और लेस उससे मेरा अटेम्प्ट तो हो जाता था. इसके अलावा Am I audible? I feel reconnecting हो गया था बीच में. Can somebody please confirm?
All right. So yes, so with current affairs, इसके अलावा what I would do is everything to a certain extent current affairs में तो कवर हो ही जाता है. कोई भी टॉपिक करेंगे आप, वो किसी ना किसी टॉपिक में कवर होता ही है करंट अफेयर्स के. बट उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल जैसे लास्ट 1 ईयर में जो आया होता है. फॉर एग्जांपल दिस ईयर आई रिमेंबर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन which of the following countries have seen a presidential coup, I feel something of that sort. तो उसमें 4 अफ्रीकन कंट्रीज के थे. सो अगेन इफ यू आर वेल वर्स्ड विद द पेपर, इफ यू आर डूइंग द पेपर्स एवरी डे, तो यूपीएससी कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो वन ऑफ होगा, कभी एक बार पेपर में आया होगा. इट इज़ नॉट द केस. वो ही पूछते हैं जो न्यूज़ में रेगुलरली आता रहा है, एटलीस्ट डेफिनेटली मोर देन वंस और ट्वाइस. तो मैं पेपर की नोट्स नहीं बनाती थी, मगर पेपर मैंने रिलीजियसली 4-5 साल जितने टाइम से भी मैं कर रही हूँ, एवरी सिंगल डे मैंने किया है. वो मैं स्विच करती रही, कभी द हिंदू करती थी, कभी इंडियन एक्सप्रेस करती थी. आई थिंक बोथ आर इक्वली गुड. एंड बहुत क्वेश्चंस मुझे लगता है आपके आंसर हो जाते हैं अगर आप पेपर से वेल वर्स्ड रहते हैं. ये जब मैं मेंस के बारे में बात करूँगी तब ये मुझे और फील हुआ था, तो आई विल शेयर दैट ऑल्सो विद यू व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस. सो yeah, so questions sometimes are so current in news that वो cover हो ही जाता है when you do the newspapers regularly. इसके अलावा again one thing I did different and one thing I have been doing for the past every attempt for the past 4 years has been Telegram पे मैं at least the first and second attempt I gave, I used to follow a number of channels. Now here this is controversial. I am not saying that आप बहुत सारे sources को refer करिए, हालांकि मैंने किया है. What it helped me is मैं क्या करती थी कि मेरा रूटीन ऐसा होता था कि मैंने जैसे सुबह 3-3.5-4 घंटा मैंने जो भी टॉपिक कर रही हूँ, मतलब मैं हिस्ट्री कर रही हूँ अगर, तो 3-3.5 घंटा मैंने हिस्ट्री किया सुबह, 3-3.5-4 घंटे मैंने इवनिंग में हिस्ट्री किया. दोपहर का टाइम थोड़ा रिविजन के लिए रहता था, या मे बी एन आफ्टरनून नैप और पॉसिबल ऐसा कुछ करती थी मैं. रात में 1 घंटा 1-1.25 लगता था मुझे पेपर करने में. उसके बाद अराउंड 2.5 to 3 hours मैं डेडिकेट करती थी to doing Telegram plus doing PDFs of certain topics जो मैं अभी बताऊंगी आपको. Telegram में मैं क्या करती थी, अगर मैंने मान लीजिए 20 चैनल्स को फॉलो किया है, उसमें आई यूज टू इंश्योर कि 2 चैनल हिस्ट्री के होते थे, 2-3 पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, तो सबके बेसिकली हर जो हमारा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है. सो आई यूज टू इंश्योर दैट आई हैव फॉलोड ऑलमोस्ट एवरी चैनल. एंड आफ्टर दैट व्हाट आई वुड डू इज एवरी डे आई यूज टू pick up what was put up only that day. So I used to give say 10 minutes to history, 10 minutes to environment, 10 minutes to geography. So it ensured that पूरे दिन तो मैंने एक सब्जेक्ट किया था, बट वो 2-3 घंटे जो रात में मैंने थोड़ा हिस्ट्री, थोड़ा पॉलिटी, थोड़ा वो मैं रेगुलरली करती रहती थी. इसके अलावा जो इनसाइट्स है, इनसाइट्स करंट अफेयर्स, इनसाइट्स डेली करंट अफेयर्स इज एन अपडेट विच कम्स एवरी डे. सो दे कवर द पेपर्स इन दैट. तो एक बार पेपर पढ़ के मुझे लगता था कि याद तो हो नहीं रहा, एंड एक बार पेपर पढ़ने में कई बार अब बहुत ऐसी चीज़ें भी पढ़ते थे जो मुझे लगता है शायद इंपॉर्टेंट ना हो. पेपर करने के बाद 15 to 20 मिनट्स में ये डेली करंट अफेयर्स जो होता था इनसाइट्स का, वो पढ़ लेती थी. तो एक तो ब्रशअप भी हो जाता था मेरा जो मैंने पढ़ा है, एंड सेकेंडली एक आइडिया मिल जाता था कि इंपॉर्टेंट क्या है. सो इनसाइट्स करंट अफेयर्स आई थिंक इज अ वेरी गुड वे टू जस्ट कीप अप विद द करंट अफेयर्स एवरी सिंगल डे. नाउ कमिंग टू PDFs. This is, I think this took a good 1.5 to 2 hours of my time every single night. And जैसे जैसे प्रीलिम्स नज़दीक आता था ये टाइम और बढ़ जाता था, बिकॉज बाकी रिविजन की स्ट्रैटेजी मैं कम करती थी बुक से करने का, मैं PDF से ज़्यादा करती थी. अब मैं कुछ PDF की एग्जांपल्स देती हूँ कि मैंने जैसे क्या रेफर करती थी. One very commonly occurring questions in UPSC these years I've seen are history's key terms. So medieval India से बहुत key terms पूछ लिए जाते थे, and there is no book that you can read. Am I audible? Alright, so yeah, so GS score पे history key terms. So I would every day I used to pick up something like 5 terms every night. So if you do 5 terms every night for 6 months, you can do the math. So there's a lot of terms that you cover and keep coming back to it. Things like dates, things like national parks and wildlife sanctuaries, things like key terms of history. Often it so happens, voice.
Is it audible? Am I audible? ऑलराइट, तो भाई जो चीज़ें मुझे लगता है कि आपको रिपीटेडली करनी होती है, आप एक बार पढ़ के उसे याद नहीं कर सकते, उसे रेगुलरली करना चाहिए। मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था कि 1000 चीज़ें करने से अच्छा आप एक चीज़ को 1000 बार करिए, एंड दैट ट्रूली हेल्प मी। सो फर्स्ट थिंग्स लाइक हिस्ट्री की टर्म्स, सेकेंडली रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। आई यूज टू रेफर टू IAS पार्लियामेंट का एक बुकलेट है, एंड आई थिंक आई हैव गॉन थ्रू समथिंग लाइक 200 रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, जिस द नेम कि रिपोर्ट किसकी होती थी एंड इंस्टीट्यूशन कौन था जो उसको रिलीज करता है। तो इससे क्या होता था कि ऑलमोस्ट हर साल 1-2 सवाल आए हैं, 200 दिन तो मिल जाता है। मैंने अगर हर रोज भी मैंने एक रिपोर्ट भी याद की, एक रिपोर्ट का नाम, वो डेफिनेटली हो जाता है। सो दीज आर थिंग्स जो सुन के लगता है कि अरे 200 रिपोर्ट्स, अरे इतने हिस्ट्री के की टर्म्स, बट व्हेन यू डू इट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे फॉर ओवर अ ईयर और ओवर 6 मंथ्स, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। सो रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक बुकलेट थी अगेन IAS पार्लियामेंट की। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का जैसे आई थिंक एक एक पैराग्राफ में या लेस देन हाफ अ पेज में उस इंस्टीट्यूशन के बारे में होता था, उसका फाउंडिंग मेंबर्स क्या हैं, वो क्या करता है। सो ब्रॉडली इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक आइडिया मिल जाता है उससे, एंड आई थिंक इट है। तीसरा अगेन चौथा इज एग्रीकल्चर पे। आई डोंट रिकॉल इस साल क्वेश्चन आया कि नहीं, but over the years UPSC has generally asked 1 or 2 questions definitely from crops and agriculture related questions। तो उसके लिए मैं क्या करती थी, अगेन तो मैंने कोई ना कोई ऐसा PDF डाउनलोड किया होता था। ऑनलाइन आप डाल लीजिए, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आपको गूगल कर लीजिए, आपको ऐसा PDF मिल जाएगा। सो आई यूज्ड टू जनरली जस्ट लुक एट से द 15 to 20 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन इंडिया, उसका कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, वो कहाँ पे ग्रो होता है, इन जनरल एरिया कितना है उसका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जो कंट्री में कवर्ड है। सो आई रिमेंबर आई थिंक 2022 में देयर वाज अ क्वेश्चन अबाउट a crop which requires 210 days of sunshine. I remember reading this exactly in my notes and it is cotton. So things like that वो जब आप बार बार करते हैं, that's what I'm saying, 5 history key terms, 2 reports के नाम every day, 2 crops each day, समथिंग लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का हर स्टेट का मेरे पास ऐसे मैंने टेलीग्राम से कहीं से डाउनलोड किया था, जिसमें हर स्टेट के जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं वो मैप्ड थी। सो फॉर एग्जाम्पल स्टेट लाइक कर्नाटका, तो कर्नाटका का कहाँ पे है, क्या एनिमल्स है, एक मोटा मोटी, तो रोज मैंने एक मैप देख लिया, एक स्टेट का देख लिया सिर्फ, तो एक आइडिया हो जाता था। स्पीशीज फॉर एग्जाम्पल, अगेन आप एक दिन 100 स्पीशीज नहीं पढ़ सकते, लेकिन आप 100 दिन एक स्पीशीज तो पढ़ सकते हैं। एंड अगेन आप मतलब 2-3 स्पीशीज एवरी डे करेंगे तो वो मुझे लगता है हेल्प हो जाता है। एंड अगेन दिस वाज अ वेरी कॉमन थीम दैट इज बीन रिकरिंग इन प्रीलिम्स। तो स्पीशीज इन न्यूज, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड पार्क्स, तो ये सब मुझे लगता है रेगुलरली मैं ओवर द कोर्स ऑफ 2 hours ईच नाइट ये सब कुछ मैं थोड़ा करती थी। सिमिलरली विद आर्ट एंड कल्चर, कोई एक आर्ट फॉर्म कवर कर लिया एक रात में या 2 आर्ट फॉर्म कर लिया। थिंग्स लाइक रामसार साइट्स या मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व पे कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का जो कवर होता है, तो एक एक करके एक रामसार साइट एक दिन में कर लिया, उसके बाद में एक पेज पढ़ लिया, तो इट हेल्प्स। व्हाट आई एम सेइंग इज आपको लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा है, बट अगेन अगर आप रेगुलरली इसको थोड़ा करके करेंगे तो पहली बात तो ज़्यादा नहीं लगता, दूसरा मल्टीपल रिविजन्स हो जाते हैं, तीसरा इससे थोड़ी हेल्प आपको मेंस में भी मिलती है टू काइंड ऑफ enhance and embellish your answer, so that makes your answer much more appealing, and I think it sets it apart from what others may be writing, which may be much more generic। तो इस सेंस में मुझे मिलता है। with respect to ये जो मैं PDFs कह रही हूँ, one more very important aspect of my PDF studying was mapping again। सो अपार्ट फ्रॉम द मैप्स जो मैंने कभी आते जाते जो मैं देख लेती थी, दैट यूज्ड टू बी समथिंग लाइक 10 मिनट्स, जो वर्ल्ड मैप और फिजिकल इंडिया का लगाया हुआ था मैंने वॉल पे। उसके अलावा मैं रिवर्स के मैप्स को ज़रूर देखती थी, बिकॉज इनएविटेबली ऐसा कोई UPSC का साल नहीं है इन द रिसेंट ईयर्स जब 1 या 2 सवाल रिवर्स से पूछा नहीं गया है। फॉर एग्जाम्पल 2023 में एक क्वेश्चन था कि झेलम passes through Wular or not, as to whether the Krishna river feeds the Koleru lake or not। So again, when I looked at the maps of
रिवर्स एंड सो ऑन, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि उसका फ्लो पैटर्न कैसा है। वहाँ पे आपको वो जब विजुअली वो मेमोरी वो तुरंत फ्लैश हो जाती है जब आपने उसको बार बार देखा है, इसमें कुछ याद नहीं करना है, जस्ट लुक एट द मैप एवरी डे, तो इसमें हेल्प हो जाती है। सिमिलरली एक पीडीएफ जो मैंने डाउनलोड किया था जो इस बार मुझे एक्चुअली हेल्पफुल रहा वाज ऑन मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड। ये अगेन आई थिंक जीएस स्कोर का था एंड इट हैड समथिंग लाइक 15 to 20 पेजेस एंड 15 to 20 मिनरल्स कवर्ड थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इन द कंट्री एज वेल एज इन द वर्ल्ड एंड इन जनरल उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी। सो 2023 में देयर वाज अ क्वेश्चन एज टू व्हिच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोबाल्ट। इट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड ये वहाँ पे जब कोबाल्ट के बारे में था तो वो मेंशन था, तो सम थिंग्स कोइंसिडेंटली याद रह गई। मैं ये नहीं कह रही हर चीज़ याद रहेगी, बट यू जस्ट नेवर नो वहाँ पे क्या याद आ जाए। सिमिलरली एक क्वेश्चन था कि इल्मेनाइट एंड ड्यूटाइट आर रिच सोर्सेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। टाइटेनियम का है, सो अगेन दैट वाज कवर्ड इन दैट पीडीएफ। सो 115 पेज पीडीएफ कुड हेल्प मी इन 2 questions. So that there is one book called India Through Maps by Prem Patel. It is a big book. I mean, it has about 330 pages if I remember right. But it is pure gold if mapping has to be done comprehensively, in the sense that it covers lakes, rivers, national parks, wildlife sanctuaries. So it has two lines on each of these. Plus it is shown on map. So islands, etc. etc. So this. इसके अलावा एक पीडीएफ जो और मैं रेफर करती थी यूज्ड टू बी गवर्नमेंट स्कीम्स। अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स इज समथिंग विच आई फेल्ट आई वुडेंट बी एबल टू डू। एक दिन में बैठ के 50 स्कीम्स में नहीं याद कर सकती, बट ओवर द कोर्स अगर ईच डे मैंने एक एक दो स्कीम भी कर लिया, फिर मैंने रिवाइज किया, तो इट वुड कम इन हैंडी आई फेल्ट। सो अगेन गवर्नमेंट स्कीम्स का मीन्स में भी हेल्प हो जाता है, तो इस सेंस में मैं गवर्नमेंट स्कीम्स को भी रोज थोड़ा थोड़ा कवर कर लेती थी। इसके अलावा जब बिल्कुल 1 या 1.5-2 महीने रह जाते थे सिर्फ, सो एकदम जो क्रंच टाइम आता है उस वक्त बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने वो रिलीज करते हैं रेडी रेकनर्स टाइप, जो 30-40 पेजेस में हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, पॉलिटी वैसे कवर कर देगा। तो इसका दिस इज कम्प्लीटली ऑप्शनल कि करना चाहे ना करना चाहे, बट मैं ऐसा करती थी कि जैसे मैंने जो अपनी बुक्स बताए हैं, बुक्स तो मैंने पढ़ लिया, उसको रिवाइज भी कर लिया अच्छा दिन भर में, रात में अच्छा एंशिएंट इंडिया का 30 पेज का रेडी रेकनर है अगर, तो अगले 3 दिन में मैंने एंशिएंट इंडिया 10-10 पेज उसमें से रिवाइज कर लिया। ऑफन बिकॉज ये कम पेजेस में कवर्ड होता है, इट यूज टू बी वेरी टू द पॉइंट, वेरी फैक्चुअल, सो वेरी प्रीलिम्स फ्रेंडली दैट वे आई फेल्ट. So for example, they would show a map of Mahajanapadas. So in that sense, things can be helpful. Things like dates, things like dynasties. For example, I recall there was a question last year, I feel, 2022, when there was a question about which of the following dynasties are contemporaries of the Guptas. Again, this is something which जब आपने बार बार देखा होगा, and things like ready reckoners जो बहुत ही point wise form में रहता है, या it is very to the point, so it helps over there. There was a question this year in 2023 about which of the following dynasties began in the 8th century AD, and there was a list of some 5-6 dynasties which were mentioned. So again, जब आपने generally बार बार अगर आपने history को refer किया हुआ है, तो आपको याद रहता है कि अच्छा ये तो नहीं ही होगा, कभी कभी आपको डेट ही याद रह जाएगी कि कब स्टार्ट हुआ, और you will definitely remember कि कौन सा नहीं रहा होगा 8th century AD में. So things, I feel what I'm trying to stress by saying all this is some things which require repeated study rather than studying the same thing for say 10 hours. Give it 1 hour each day. Things which are repetitive, like reports, things like history dates, things like history terms, things like map. कोई एक दिन में map नहीं याद कर सकता. So what I was trying to say is basically these things helped me get through prelims. One other thing I would like to say is everything which I'm sharing is जो मैंने किया, हर की स्ट्रैटेजी सेम नहीं हो सकती है और होनी भी नहीं चाहिए, वरना अगर एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच रहता तो शायद हम सब इतने वीडियोस नहीं बना रहे होते, हम सब आपको गाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे होते. हम बस अपना एक्सपीरियंस बताते हैं. इट माइट रेजोनेट विद यू इन दैट सेंस. आई थिंक आपको सबसे थोड़ा थोड़ा सुन के मे बी अल्टीमेटली जो आपको सही लगता है एट द एंड ऑफ द डे, देयर इज नो वन राइट अप्रोच, देयर इज no one wrong approach. There are some things which are true across the spectrum. For example, practicing CSAT. किसी को 2 घंटे की ज़रूरत पड़ेगी, किसी को आधे घंटे की ज़रूरत पड़ेगी, बट ऐसा नहीं है अब कि आप बिल्कुल बिना किए जा सकते हैं. सो आप अपनी स्ट्रैटेजी अपने बनाइए, आप बिल्कुल सुनिए बाकियों की, बट उससे पिक एंड चूज करिए. इसके अलावा अब मेंस की बात करते हैं. तो इस बार 12 जून को रिजल्ट आया था प्रीलिम्स का, एंड
12th जून को प्रीलिम्स का रिपोर्ट आया, राइट, 12 जून को आया था, एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम द 15th of June, and 15 September से if I recall मेंस था, so I had exactly 3 months to prepare. And although this was my 4th attempt, this was my first mains. So in many ways I was kind of preparing for the first time, or with the required seriousness for the first time. Not only that, इसके साथ साथ आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस करनी थी मुझे. तो दैट वाज अ ट्रूली टफ थिंग टू डू, बिकॉज मेंस में कवर करने को इन एनी केस बहुत कुछ रहता है, बहुत चीज़ें आपने प्रीलिम्स के टाइम भी किया होता है, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस की पढ़ाई कुछ अलग नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंसिवली सब कुछ कवर करते हैं, पर फिर भी आंसर राइटिंग इज एन आर्ट, दैट इज समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड टाइम. तो मैं क्या करती थी कि मैं अपना दिन इस हिसाब से डिवाइड कर लेती थी, दैट आई यूज टू स्टडी इन द फर्स्ट हाफ, इन द सेकेंड हाफ. During the night, I used to write my answers. I wrote an answer almost every day for a good 70-75 days. I stopped something like 15 days or 20 days before the exam. And I began with writing for just half an hour. Because उतनी ही देर में मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा सा पैनिक भी होता था, because you have to write in 7 minutes and 10 minutes. The shorter 10 markers have to be written in 7.5 minutes, and I think 10.5 minutes for the 20 markers. तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती थी. इससे पहले मैंने कभी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया था, जो अगेन आंसर राइटिंग आप जितना करिए उतना अच्छा है, बट मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि मैंने नहीं किया था. एंड लास्ट मिनट पे, मतलब ये 3 months में मैंने काफ़ी करने की कोशिश की. बट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रादर देन पैनिकिंग, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ आप इंक्रीमेंटल अप्रोच यूज़ करिए. आप पहले दिन आधा घंटा करिए, दूसरे दिन 45 minutes, स्टार्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू. I started with half an hour, and say 15 to 20 days before the exam, I gave maybe 5 or 6 papers for 3 hours at a stretch. But surprisingly, मैं एक भी पेपर पूरा नहीं कंप्लीट कर पाती थी, simply because उस 3 घंटे करने में मैं कभी ना कभी बीच में 5-10 मिनट का ब्रेक ले ही लेती थी. But I also knew it inside of me that उस दिन जिस दिन एग्जाम आएगा, I would have that adrenaline rush and I will be able to, you know, kind of attempt the paper for all 3 hours. So बेसिकली मैं उस प्रैक्टिस में रही रोज़ लिखने की, इवन इफ मैं रोज़ पेपर नहीं ख़त्म कर पाती थी. तो सो इन दैट सेंस आप घबराइए मत. ऑफकोर्स मेरा एडवाइस रहेगा कि आप कोशिश करिए पूरा पेपर करने की, अदरवाइज एटलीस्ट ट्राई टू हैव एन इंक्रीमेंटल अप्रोच एंड ट्राई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू डू ईच डे. Okay, then I'll talk about the mains papers. So the first paper is essay. I wrote a full-length essay. I think I wrote 3 full-length essays, but I'll take the questions in the end. Okay. So yeah, so I completed maybe 3 or 4 essays. Beyond that, I prepared pointers for 8 to 10 others. तो क्या होता था कि 2 essay आपको लिखना होता है पेपर में. So you have 1.5 hours each to write each of the essays. Even in the exam, I took about 20 to 25 minutes to formulate the essay that I am going to write. So I used to just make the pointers that are what I would write in the main content of the paper. And so because time का crunch था, 3 ही महीने मिले थे मुझे लगता था मुझे अपना content भी improve करना है. So I wrote fewer essays than I thought should be written. Essay, ethics, these are things जिससे आपका what I did with essay is that voice issue. Can you hear me now? Is it better? Can somebody please confirm? Okay. So yes, so I used to make pointers when I was practicing essay at home, and even in the exam, I gave a good 20-25 minutes to preparing my pointers. Now with respect to essay, I think essay की कोई पढ़ाई तो नहीं है. Essay is basically about how well you write, for which firstly is practice. There is just no substitute to practicing it. There are a good 12 pages जो exam में होते हैं. So the ability to write 10 to 12 pages on one topic is an art. It can be mastered, but practice is a sine qua non for that. Apart from that, what I did is, because I have a background in humanities, वो एक सेंस में हेल्प करता था, बिकॉज मेरा ऑप्शनल भी हिस्ट्री है, एंड हिस्ट्री से जैसे मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते थे, तो आई वुड मेक श्योर दैट आई कैन पुट दैट इन एज एग्जाम्पल्स. सिमिलरली एथिक्स के लिए जब हम पढ़ते हैं
तो एथिक्स के लिए बहुत सारे हम कोट्स, स्टोरीज, इंस्पिरेशनल जर्नीज ऑफ फेमस पीपल, हम ये सब कवर करने की कोशिश करते हैं. सो दोज थिंग्स केम इन हैंडी व्हेन आई वाज डूइंग माय एसे. व्हाट आई डिड विथ प्रीलिम्स, जो मैं पीडीएफ कहती हूँ कि मैं रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा करती थी. जब मैं मेंस की तैयारी कर रही थी तो मैं हर रोज आधा से 1 घंटा ऐसे टेलीग्राम चैनल्स को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ था जो एथिक्स के लिए प्रोवाइड करते थे विद say a story each day or quotes each day. So I think I had followed 3 to 4 channels. I used to look at it for about half an hour each day. This was helpful for me both in the case of essay as well as ethics. Because again, essay and ethics, it is just about ideas. It is your creativity. It is about the examples that you can put in there. So again, this cannot be done overnight. आप history, economics, geography ये आप पढ़ लेते हो एक दिन में. मगर आप essay या आप ethics में क्या लिखोगे, ये एक दिन की बात नहीं है. सो अगेन आई वुड सजेस्ट कि आप रेगुलरली या तो गूगल करिए. मैं इस टाइम पे ये तो नहीं बोल सकती कि बायोग्राफीज पढ़िए, वैसा टाइम तो होता नहीं है. सो बहुत सारे एनेक्डोट्स आते हैं शास्त्री जी की लाइफ से, मदर टेरेसा की लाइफ से. सो ऑल दीज हेल्प इन बोथ एसे एज वेल एज एथिक्स. सो मेरा एक स्ट्रैटेजी रहता था दैट जो मैं प्रैक्टिस करती थी ऐसे घर पे भी एंड जो मैंने फाइनली वहाँ पे भी लिखा, आई ट्राइड टू स्टार्ट और एंड विथ अ स्टोरी और अ कोट. दिस आई डिड in whatever I practiced for essay. So I will give you an example of what I did in the main paper. There was an essay called Inspiration for Creativity Springs from the Effort to Look for the Magical in the Mundane. So this was the one I attempted. Isme I started with how Gandhi ji was inspired by salt for leading the salt satyagrah. So I started it in a slightly poetic manner that basically, yeah, that's what I said. Ki salt seems very mundane, but it turned out to be magical and it turned out to be a hugely an epoch-making event when it came to the Salt Satyagraha, the Dandi March. So how Gandhiji was able to look at something so mundane and make it magical and make it kind of the face of British imperialism and how it was exploitative of Indian resources. So ये मेरा kind of introduction था. जो दूसरा ऐसे मैंने attempt किया था वो था Education is what remains after one has forgotten what one has learned in school. So इसके लिए मैंने क्या किया, I have an interest in mythology and I've generally over the period of my life I've been very interested in reading. तो reading से मुझे बहुत सारे examples मिल जाते थे जब मैं ऐसे attempt करने जाती थी. इस particular के लिए मैंने I started with the story of Ekalavya in the Mahabharata. So it is an example of how education or what we call knowledge, it is not just what is learnt in school, it is what is done through practice, it is done through what is done after school, even in spite of school. So the example of Ekalavya I think resonated and it struck me at that time. So मैंने इसका example दिया and this is how I started. So that may have worked for me, I believe. इसके अलावा so that is pretty much what I did for essay. But that what I would suggest is by trying to collect stories and anecdotes and quotes helps in essay as well as ethics, and a lot of practice. If you can't practice full length essays, at least try and make pointers. But I would suggest that try and write full length essays. Now let's come to paper 1. Paper 1 has mota moti history, society as well as geography. History is also my optional. So I'll talk about history when I'm talking about my optional. I'll do history then. With respect to society, I referred to class 11 and 12 NCERT. So there are 4 books in total. I also did the society notes of vision as well as of only IS booklet. But society I felt was something which cannot be just read from books. It is we who make up the society, right? So we have an understanding of society. All we have to do it is kind of enhance it. Try and find examples which can resonate when we are writing our answers. And for this, I had a lot of discussion. So my husband has also cleared the civil services. So 4 years back. So he was a big help for me. I would write my answers and I would ensure that I discussed it with him. And he also helped me in kind of bettering my answers. So a peer group in this sense becomes helpful to a great extent. So society, for example, I used to discuss things with him a lot. So that led to debates, that could lead to arguments, it led to discussions. So एक दूसरा व्यू पॉइंट मिल जाता है आपको, तो उसका इम्पोर्टेंस हो जाता है. एक जनरल चीज़ जो मैं अक्रॉस एवरीथिंग फॉर मेंस कहना चाहती हूँ इज
3-4 things. One is statistics, committees, the names of reports, Supreme Court judgments, and examples. These are 5 things which I felt I used as much as I could in any paper I was attempting. I will give you examples as and when I'm talking. So with respect to statistics, for example, society के बारे में हम बात कर रहे थे. So there's a topic called urbanization. So urbanization I had in a tabulated form about the urbanization that India had seen, say during the Mughal period, during the British period, more importantly, decennially from 1901 to 2011 when we had the last census. So ये statistics मेरे पास एक tabulated form में मैंने थी, जो मैं statistics जब मैंने society के नोट जब society में पढ़ रही थी, which was I think I gave 5 to 6 days to do just society. Considering there are a good 8 to 9 questions जो society से पूछे जा रहे हैं, so I gave 5-6 days. So after reading that once, all these books once, जो मुझे statistics and ये सब collect करना होता, एक जब मैंने society के notes के end पे, I wrote that in one place, so that किसी दिन आते जाते 5 मिनट देख लिया. बार देखना has been my mantra throughout UPSC journey. Is there are things which I feel can better your answer, which I used to write in one place and I used to refer to it again and again. तो urbanization का जैसे मैंने example दिया. Second, when it comes to something like reports and committees. For example, Uniform Civil Code has been in news recently, and it has been in news for a very long time now, for the past 1 year. So I had looked into the Law Commission report, which had come I think in 2018 with respect to Uniform Civil Code. There are a number of other reports that are there with respect to those. मैं ये नहीं कह रही आप जाके 1000 पेज की रिपोर्ट पढ़िए, 1-2 लाइन में आपको बस पता होना चाहिए कि क्या कहा उस रिपोर्ट ने. So that is something I did. Then similarly with respect to Supreme Court judgments, it comes easy for me when it comes to this because I have a law background. तो मुझे एक तो interest भी है and मैं easily करती हूँ. And paper मैंने regularly पढ़ा है, तो paper में काफ़ी हद तक कोई भी important judgment है तो वो quote हो जाती थी, तो वो मैं save कर लेती थी ताकि मेरे बाद में help में आएगी, not only in mains, interview में भी. We'll discuss that later. So for example, Supreme Court in landmark judgments like the Sarla Mudgal case, like in Shah Bano case, etc., has talked about UCC. तो अगर UCC पे question आएगा, तो I would mention these reports, I would mention Supreme Court judgments, I would mention if there are relevant constitutional articles. All this comes in handy, I believe. Similarly, जब हम society में एक topic है regionalism, for example. So there are so many examples. Regionalism का basis can be different. It could be caste related, tribal, it could be language, it could be region. So I would collect one example of each of these. So it could be river water disputes, it could be a question on inclusion of a language in the 8th schedule, it could be boundary disputes, etc. So one example of each. So in this sense, these 5 things that I'm talking about, statistics, committees and reports, Supreme Court judgments and examples, they have helped me a lot. These are things जो overnight नहीं किया मैंने, as and when मैं collect करके एक जगह लिखती जाती थी and मैं बार उसको refer करती थी ताकि मुझे वो याद रहे, and it has helped me. Now the third aspect जो paper 1 में था वो geography था. Geography का मेरा book list as such अलग नहीं थी, वही जो मैंने NCERTs किए हुए थे और वही GC Leong जो था वो ही, मतलब जो prelims के लिए पढ़ा था थोड़ा बहुत brush up किया होगा जब mains के लिए पढ़ रहे थे. But it was more or less the same. I did not do anything separate. But again, I did a lot of answer writing, which helped me improve. A little bit of environment related, जो चीज़ हम पढ़ते हैं prelims में, environment related studying helped me in geography as well. For example, question on mangroves. It was a question that was asked in the 2023 prelims. ये हम environment के लिए पढ़ते हैं, ये geography वाले part में आया, तो इस sense में मुझे थोड़ी help हुई, क्योंकि मैं ये सब prepare करके गई थी environment से भी. So a question on mangroves. Again, here what one could do is what I did was make a map. I made a map of India, and very rudimentarily I could just mark कि mangroves कहाँ हैं along the east coast and the west coast. So diagrams and maps are something which are always recommended. Full disclosure, मैंने बहुत कम बनाए हैं. This is one map I made. Because ये 3 महीने के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में I am able to write well, I'm able to write for long hours. बट मैंने हिस्ट्री ऑनर्स एंड लॉ किया है, तो एज सच ये डायग्राम्स का उतना एक्सपीरियंस नहीं रहता है, तो उस 3 महीने में वेरी ऑनेस्टली घर पे तो करने में मैंने बिल्कुल कोशिश की कि मैं इनकलकेट कर सकूं, बट मेन पेपर में मैं हार्डली कहीं बना पाती थी. अगर आप बना सकते हैं देन इट विल बी अमेजिंग. तो मैंग्रोव्स वाले में फॉर एग्जाम्पल मैंने डेफिनेटली बनाया था. देन इवन एक क्वेश्चन था फ्योर्ड्स पे,
वो जीसी लियोंग में एक्चुअली एक जगह काफ़ी अच्छे से कवर्ड है, तो वो मुझे याद था, तो वो नॉर्वेजियन कोस्ट का एक छोटा सा डायग्राम है, वो मैंने बना दिया था. सो इन दिस सेंस इट हेल्प्स. देन this was about paper 1. Paper 2 has polity, governance, constitution related things, and international relations, and so on. Here again, because I have a law background, मुझे थोड़ी help रहती थी, in the sense I found it not as tough as maybe somebody else would find it, but there is something जिसमें सबका कोई ना कोई edge रहता है, so कहीं ना कहीं आपको वो edge मिल ही जाता है. तो मेरा ये थोड़ा history और law में रहता है था. तो इसमें बिकॉज ऑफ माई लॉ बैकग्राउंड जनरली मुझे आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे से याद रहते हैं, मुझे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स याद भी रहते हैं, एंड मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ पेपर्स में. मुझे जब भी मिलता है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स इज वन थिंग आई कीप काइंड ऑफ गोइंग बैक टू अगेन एंड अगेन. एंड करंट अफेयर्स आई थिंक बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन दिस पेपर इज कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज RPA इज अ टॉपिक इन दिस पेपर. सो जैसे इलेक्शंस हो रहे थे इस वक्त, सो आई फेल्ट दैट अ क्वेश्चन ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया or something related to RPA could be asked, so that is something जो मैं regularly prepare करती रहती थी. देखिए कुछ questions होते हैं इस paper में which is very factual, that can be covered directly from Lakshmikant. You've prepared it for prelims, so all it needs is a slight brushing up when you're doing it for mains. For example, there was a question on financial emergency a year or two back. It is a direct question from Article 360 of the Constitution, which is given very well in Lakshmikant. Similarly, there are questions say on federalism, which is very well covered. So if it is a question which is factual, and UPSC factual questions कम पूछता है, but these are low hanging fruits जो आप cover कर सकते हैं directly किसी भी book से. मैंने लक्ष्मीकांत किया था for this factual aspect जो रहता था मेरा. For governance, I did not go for any separate book as such, but syllabus को मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको देखना चाहिए. कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके बारे में बिल्कुल भी आपने आइडिया नहीं रखा है. जो नहीं है आप गूगल कर लीजिए, आई फील. तो मैंने वही किया जो टॉपिक वाइज मैंने कहीं ना कहीं से मैं पिकअप कर लेती थी. फॉर एग्जाम्पल, रादर देन डूइंग वन ह्यूज बुक, इट जस्ट बिकम्स टू एक्सटेंसिव आफ्टर अ पॉइंट. देयर आर ओनली सो मेनी बुक्स दैट यू कैन कवर, राइट. तो फॉर एग्जाम्पल अ टॉपिक लाइक रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन सोसाइटी या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, दीज आई पिक्ड अप फ्रॉम अ विजन बुकलेट. देयर आर अदर थिंग्स आई गूगल. सो आप अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करिए, एंड रादर देन जस्ट पूरी बहुत सारी किताबें मोटी मोटी करना, आई थिंक दैट इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी, आई वुड फील. There are some technical questions which are sometimes asked. For example, this year there was a question on Competition Commission of India along with case laws. See here, दो चीज़ें मेरे फेवर में गई. एक अगेन क्योंकि मैंने कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा था जब मैं लॉ कर रही थी, and secondly competition commission has remained in news, and newspaper is my Bible, Quran, Bhagavad Gita. I definitely cover the newspaper every day. So in that sense I feel अगर आपको नहीं आता है कुछ, तो एक न्यूज़पेपर से सर्टेन नॉलेज बन जाती है जो कवर हो जाता है, स्पेशली फॉर टेक्निकल क्वेश्चंस, क्योंकि हर चीज़ तो कवर नहीं की जा सकती है. सो सम थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल अगर आपने रेगुलरली करंट अफेयर्स के आप टच में रहे हैं. Then there are some questions which require a mix of both constitution as well as knowledge, constitutional knowledge as well as say current affairs. For example, there's a question I recall on how states are unwilling to empower the urban local bodies financially as well as functionally. ये इस साल के पेपर में था. In this, again, I could write certain constitutional articles as well as certain constitutional provisions that are provided with respect to devolution of power. But it is not so much about writing constitutional articles as it is also about giving current examples. आप अगर पेपर पढ़ेंगे तो आपको रेगुलरली अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर टॉपिक्स विच रिमेन इन न्यूज वेरी फ्रीक्वेंटली. तो उससे आपको आप करंट एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, विच आई थिंक मेक्स मोर सेंस फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस. Similarly, there was a question on gender justice this year, I remember, in paper 2. So it was to be explained along with constitutional provisions as well as case laws. So here what I did is, with respect to constitutional provisions, I mentioned things like Article 14, 15, 21 and how they promote equality, etc. Then I wrote Supreme Court views on the UCC, how it relates to gender justice. Similarly, Supreme Court judgment on, say, decriminalizing homosexuality and how that can be related to gender justice. So here again, reports, commissions, Supreme Court judgments, जिसकी बात मैं पहले कर रही थी, it comes in handy. With respect to international relations, here
one was again reading the newspapers regularly. So a question like say Ukraine-Russia war, which has been current, there have been so many newspaper articles on it that आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, आपको बस उसको इम्प्रूव करके वहाँ पे कंसाइज फॉर्म में लिखना है. सो इसमें मैं क्या करती थी, आई रेफर टू द विजन मीन्स 365 जो इंटरनेशनल रिलेशंस का आया था, एंड आई प्रिपेयर्ड say a page or two each on India's relationship with its neighbors. That was one topic, for example, I covered. So with each of its neighbors. Here थोड़ा सा आप मेन 365 से करते हैं, थोड़ा आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा होता है, थोड़ा आपने फॉर एग्जांपल पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ा होगा जब वहाँ पे कवर हो जाता है. सो इट बिकम्स अ वेरी होलिस्टिक काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग. फॉर एग्जांपल इफ समथिंग लाइक Maldives is asked, we know from our understanding of post independent India that there was an operation Cactus that India did to help it overcome a coup. We helped जब सुनामी स्ट्राइक किया. How relationship has deteriorated now, ये हम न्यूज़पेपर से कवर कर लेते हैं because it has been in news so much. तो ऐसे करके इंडिया with each of its neighbors कर लिया. Similarly, India's relations with US, Russia, China, Japan, ये मैं एक separate notes बनाती थी, say 2 page each. Then organizations of which India is a part, for example Shanghai Cooperation Organization, G20, Quad, which are very regularly in news. तो इसका अगेन सेपरेटली नोट्स प्लस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेटो विच हैव बीन वेरी मच इन न्यूज़. तो ये मैं कर लेती थी. ऑल्सो जैसे मैंने मेंशन किया था, मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे भी आई यूज टू PDF मैंने डाउनलोड की हुई थी अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सो क्योंकि वो मैं रोज़ रेफर करती रही फॉर सो मेनी ईयर्स ना, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मेरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी. एंड जैसा मैंने कहा अगेन प्रीलिम्स के लिए मैंने स्कीम्स बहुत सारे पढ़े हुए थे, वो मुझे गवर्नेंस एस्पेक्ट में हेल्प करता था. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन एजुकेशन, a good starting point or a good conclusion can come from mentioning a scheme like for example with education you can mention something like a PM Shri or national education policy का आप एक दो लाइन लिख सकते हैं. It comes as a good conclusion. I was not very good at introductions and conclusions I feel, but ये चीज़ें मैं कभी कभी incorporate कर लेती थी. या हेल्थ के लिए इंद्रधनुष इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जहाँ पॉसिबल होता था मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक कंक्लूजन में दे पाती थी. तो ये मुझे लगता था मुझे हेल्प किया. पेपर 3 वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट फॉर मी. आई फेल्ट कि बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं इसमें. इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, मोटा मोटी ये 4 चीज़ें हैं. इकोनॉमिक्स के लिए अगेन आई डिड नॉट डू एनी पर्टिकुलर बुक. बेसिक कॉन्सेप्ट्स तैयार रहते थे प्रीलिम्स की वजह से. इंडियन इकोनॉमी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर की वजह से तैयार होता गया. आई यूज टू स्टडी मिंट वेरी रिलीजियसली जब मैं मेंस करने लगी थी. एंड अगेन इसके लिए आई वेंट वेरी मच टॉपिक वाइज इन द सेंस दैट फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन लैंड रिफॉर्म्स, ये अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी मुझे. हिस्ट्री में भी ये कवर हो जाता था मेरे लिए एंड आई कुड कंबाइन माई नॉलेज फ्रॉम देयर. देन क्वेश्चन ऑन केयर इकोनॉमी फॉर एग्जाम्पल. So when I did something like gender and the role of women in economy for society, I had coincidentally prepared care economy also. So here I used data from a report like the Gender Gap Index, from a report prepared by the ILO on how the wages are different for men and women. So ऐसे data मैं put कर पाती थी जो मैंने society में पढ़ी हुई थी. So again economics के लिए I went very topic wise and I did it. Again something like poverty if it's a topic in economics, I would suggest mentioning some measurements like say the Gini coefficient of India, mentioning how government of India has helped through National Food Security Act, etc. So these things I think can help enhance an answer. With respect to internal security, I refer to 2 books. One is Challenges to Internal Security by Mr. Ashok Kumar, and the only IS book which was covered, which covers internal security. Again, I felt internal security से 4 to 5 questions आते ही आते हैं. It is a very low hanging fruit in the sense that topics बहुत limited हैं and questions भी वही 5-6 आते हैं. For example, Naxalism. It is a question that keeps coming. तो I have very good notes prepared जो मुझे बस एक बार prepare करना होता था. So I remember ये 2 books I read for about 3.5 days and I had prepared a 56-page notes which covered entire internal security. And उसमें से I could attempt a good 4 to 5 questions. So 56 pages for 4 to 5 questions I think is not a bad deal at all. So जैसे for example there was a question this year on winning hearts and minds of population in terrorism affected areas is an essential step, and this was to be written with respect to Kashmir. So I had prepared an answer of new schemes which the government of India has launched since the abrogation of Article 370 in Kashmir.
एज एन आउटरीच प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द आर्मी एक्सेट्रा. तो जब ये बात आई तो आई कुड गिव द एग्जांपल्स ऑफ दोज स्कीम्स एज टू हाउ वी आर विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स थ्रू दिस आउटरीच. सो ये हेल्प करता है. With respect to disaster management, I had prepared 2 pages of notes for almost every disaster you can think of. So उसमें मैं बहुत डेटा डालती थी. फॉर एग्जाम्पल लैंडस्लाइड पे है, सो 12% ऑफ इंडिया इज प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ऐसा आई थिंक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है. सो आप लिटरली देयर आर सो मेनी डिजास्टर्स, देयर आर ओनली सो मेनी डिजास्टर्स. हर डिजास्टर पे मुझे लगता है अगर आप प्रिपेयर भी कर लें, अगर 1 से 2 क्वेश्चंस भी आते हैं तो इट बिकम्स हेल्पफुल. थोड़ा एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चीज़ें भी इसमें हेल्पफुल हो जाती हैं बिकॉज दे कीप कमिंग. मतलब ऑयल पोल्यूशन पे सवाल आ जा रहा है या पोल्यूशन रिलेटेड आ जा रहा है. हियर अगर अगेन आपने न्यूज़पेपर्स पढ़ा है या आपने रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, तो जैसे हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है UNFCCC का, तो उसके बारे में अगर आपको कुछ 2-3 लाइनें अगर आप याद कर सकें हर साल के. फिर IPCC का रिपोर्ट रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था, रिसेंटली मतलब लास्ट 1 to 2 ईयर्स में, तो उसका अगर 1-2 लाइन कुछ आप याद रख सकें विच जस्ट हेल्प्स एनहांस योर आंसर. तो ये मैं करती थी. विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी आई फील आई एम नॉट अ ग्रेट हेल्प, बट वन थिंग आई डिड इज आई प्रिपेयर्ड द मेंस 365 जो विजन का आता है, आई प्रिपेयर्ड दैट वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली. एंड say technology in medicine, technology in agriculture, e-governance, these are some topics which are very frequently repeated. UPSC के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, बिकॉज दे टेंड टू रिपीट या आसपास की चीज़ें आ जाती हैं. सो इफ यू प्रिपेयर इट कॉम्प्रिहेंसिवली वो आपको हेल्प करता है आगे के सालों में भी. सो दैट्स व्हाट आई डिड विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी. नाउ एथिक्स आई मेंशन, जब मैं ऐसे की बात कर रही थी कि एथिक्स के लिए the 3-4 things I followed is anecdotes from famous people like Gandhi ji or Lal Bahadur Shastri ji or Mother Teresa, Swami Vivekanand की life से. Then with lesser known but equally impactful people, say for example Mr. Bindeshwar Pathak of Sulabh International, तो ये सब इनकी लाइफ से anecdotes या सब inspiring quotes या ये सब मैं regularly पढ़ती रहती थी. This I used to do for half an hour each night. तो ये मेरे काफ़ी हेल्प में आता था. Apart from this, there are a series of I think 10 to 15 videos by Mr. Kavan Lambasia as well as Mrunal sir, जो मुझे YouTube पे मिली. So again वो मैंने रेफर किया था ethics के लिए. But ethics is one thing जिसमें मैंने पढ़ा सबसे कम but लिखा सबसे ज़्यादा. Ethics का पेपर was my most attempted paper जब मैं घर पे प्रैक्टिस करती थी. I used to practice it very frequently बिकॉज लिखते लिखते मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ आंसर्स बेटर हुए. मैं अगेन डिस्कस करती थी अपने हस्बैंड के साथ. बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स का फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल्स एक जगह लिख के रखे थे ऑफ अ गुड 20 एग्जांपल्स जो एनहांस करने में हेल्प आएगा. फॉर एग्जांपल मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ऑफ मणिपुर हु बिल्ट 100 किलोमीटर रोड विदाउट मच आउटसाइड सपोर्ट ऑफ फंडिंग. सो दीज थिंग्स जो सिविल सर्वेंट्स के लाइव एग्जांपल्स जो थे ये मेरे पास एक जगह होते थे. सो एनेक्डोट्स, स्टोरीज का कुछ इंस्पिरेशनल, लाइफ से कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कोट्स, सिविल सर्वेंट्स की लाइफ से कुछ इंस्पिरेशनल. सो दीज वर थिंग्स जो मैंने एक जगह लिखे हुए थे एंड रेगुलरली हफ्ते में 2-3 बार मैं इन्हें देख ही लेती थी, से हाफ एन आवर इन द नाइट. तो ये मुझे काफ़ी हेल्प आता था. इसके लिए भी वही टेलीग्राम चैनल थे जिसमें जैसे रोज़ एक स्टोरी पढ़ ली मैंने या रोज़ कोट्स पढ़ लिए मैंने. सो दैट वे इट वॉज वेरी हेल्पफुल. इसके अलावा हिस्ट्री ऑप्शनल, आई डोंट नो मैं यहाँ पे कितना बताऊँ कितना नहीं. आई मीन आई थिंक यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज फॉर दैट. एक जनरल बुक लिस्ट में डेफिनेटली आपको बता दूंगी. फॉर एंशिएंट इंडिया आई डिड उपिंदर सिंह एज वेल एज RS शर्मा. आई ऑल्सो रेफर टू द तमिलनाडु NCERT. देन मैंने बालियान सर के नोट्स किए थे, दिस इज एंशिएंट इंडिया. देन फॉर मिडीवल इंडिया आई डिड सतीश चंद्रा एज वेल एज बालियान सर के नोट्स. For modern India, I did Bipin Chandra, I did Sekhar Bandyopadhyay, I did Grover and Mehta, I did Spectrum, and I did Balyan sir. The reason I focused on modern India so much was मेरी world history is not as good as say Indian history. तो मैं चाहती थी कि जो पेपर 2 आएगा उसमें अगर modern India से सवाल ही मेरे निकल जाएंगे ज़्यादा, तो I wanted to attempt lesser number of questions from the world history part. World history, however, I did from Jain and Mathur as well as Balyan sir. इसके अलावा सेल्फ स्टडी हिस्ट्री को मैंने रेफर किया था फॉर मैप्स, हिस्ट्री रिलेटेड मैप्स. देयर आर अ गुड 400 to 500 साइट्स आई फील जो आपको हिस्ट्री में कवर करना होता है. एंड उसमें आई यूज टू डू फॉर 3 months देयर वॉज नॉट अ सिंगल डे जब मैंने मैप नहीं किया. आई वुड प्रैक्टिस मैप एवरी डे बिकॉज इट इज़ अ 50 marker कंपल्सरी क्वेश्चन इन एंशिएंट इंडिया. एंड फॉर दोज टेकिंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल आई थिंक दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको लास्ट मिनट के लिए नहीं छोड़ना चाहिए
keep practicing it as much as possible and as regularly as possible. So this is one thing I did. With respect to history answers, now I'm talking about paper 1 as well as because I have history as an optional, I did not study for the history part of paper 1. GS पेपर 1 जो होता है बहुत ज़्यादा मैंने अलग से तो बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी अलग से नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरी ऑप्शनल से उससे हेल्प हो ही जाती थी. थोड़ी मेरे हिस्ट्री के आंसर्स डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन हैवी होते हैं, इन द सेंस दैट डेट्स वगैरह मुझे याद रहते हैं, तो मैं डेट्स काफ़ी लिखती हूँ. मैं एग्जाम्पल्स बहुत मैंने दिए हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन से मनसबदारी सिस्टम, आई विल मेंशन द डेट, आई विल मेंशन द परसेंटेज ऑफ राजपूत हु वर under the Mansabdari system during Akbar, during Jahangir, during Shahjahan and during Aurangzeb. तो इस सेंस में मुझे लगता है थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हैवी डेफिनेटली मेरा होता था. If it's art and culture, which is a very recurring topic both in prelims as well as mains when it comes to history, नितिन सिंघानिया I refer to it. Apart from that, जब हम बाकी बुक्स करते हैं तो कल्चर उसमें भी कवर हो ही जाता है. सो नितिन सिंघानिया अलग से प्लस कल्चर बाकी सब कवर्ड ही रहता था. आई वुड सजेस्ट जहाँ मैप्स बन सकें तो मैप्स बनाने चाहिए हिस्ट्री में. डायग्राम बन सके पर्टिकुलरली ऑन क्वेश्चंस लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर, आई थिंक इट इज़ वेरी मच एडवाइजेबल अगर आप बना सके. मैंने आई थिंक एक में तो मैंने बनाया था, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑन चोला आर्किटेक्चर, सो आई डिड इट ऑन दैट. उतना मुझसे नहीं हुआ बट बिकॉज आई डिड नॉट थिंक आई हैव द टाइम एंड मेरे को नेचुरली नहीं आता था डायग्राम बनाना. बट इट इज़ माई सजेशन कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल करना चाहिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने हो सके उतने करिए, बिकॉज विद समथिंग लाइक हिस्ट्री ऑप्शनल क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो रहे हैं या नियर अबाउट क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं. थिंग्स लाइक एंशिएंट इंडिया में हड़प्पा आप ब्रॉडली करिए तो आता ही आता है उससे सवाल. अशोकन धम्मा, बुद्धिज्म, तांत्रिसिज्म, संगम लिटरेचर, चोला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, दीज आर वेरी रेकरिंग टॉपिक्स जो आपको कर लेना चाहिए. मिडीवल इंडिया में सिमिलरली या तो अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों में से एक पे सवाल आना ही आना है, या बलबन. देन थिंग्स लाइक इंडियन फ्यूडलिज्म डिबेट, देन मराठाज, मनसबदारी सिस्टम एक्सेट्रा. इसके अलावा एक दो चीज़ें जो मैं अलग करती थी इज़ इफ पॉसिबल मैंने मैप बनाया. एक क्वेश्चन था आई थिंक ऑन अर्बनाइजेशन इन द दिल्ली सल्तनत, तो आई डोंट नो इस साल का था या प्रैक्टिस में था, मुझे ध्यान नहीं है. उसके लिए जैसे मैंने एक मैप बनाया एंड आई शोड द न्यू सिटीज़ विच came about during the Delhi Sultanate period or during the Mughal period. So maps. Secondly, historians. This is, I know it is a little difficult for non-history students or those who are taking history without having a background in history. Because my graduation in history, because I have my graduation in history, it helped me remember the name of historians and I could kind of put it there. तो ये अगर हो सके डेफिनेटली मुझे लगता है आंसर को बहुत इनहांस कर जाता है. अगर आप से इट्स अ फ्यूडलिज्म डिबेट, यू मेंशन आर एस शर्मा, यू मेंशन बी डी चट्टोपाध्याय, इट हेल्प्स. तो थिंग्स लाइक दैट. इफ इट्स अ क्वेश्चन ऑन संगम लिटरेचर एंड से समबडी लाइक मिस चंपकलक्ष्मी हेल्प्स. इफ इट इज ऑन जेंडर समथिंग लाइक मिसेस कुमकुम रॉय. सो डेफिनेटली आई थिंक पुटिंग इन हिस्टोरियन हेल्प्स. इट कैन बी टफ बट जितना हो सके आई थिंक आप करिए. एंड रेगुलरली अगेन वही एक जगह हिस्टोरियंस के नाम, उन्होंने किस फील्ड ऑफ स्टडी में स्पेशलाइज किए, तो यू कैन जस्ट गो इट, एक दो लाइन से ज़्यादा नहीं. So that is one thing I did. One last thing I would like to say with respect to mains preparation is, again this might be a little controversial, but there are very few topics जो syllabus में है but आपकी books में अगर नहीं covered है, तो मैं उसके लिए I really used ChatGPT, especially with respect to my history optional. I would make sure that ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं था पूरा यूपीएससी के सिलेबस में, चाहे ऑप्शनल या मेंस, जो मैंने बिल्कुल भी मेरा अनटच्ड रह गया. या तो मैंने बुक्स रेफर की, या तो मैंने गूगल करके कोई पीडीएफ निकाला, या तो मैंने कोई कोचिंग का मटेरियल निकाला, या अल्टीमेटली मैंने सिंपली चैट जीपीटी किया, एक 600 वर्ड का आंसर मुझे मिल गया, ताकि वहाँ मैं ब्लैंक ना हूँ. सो दिस इज़ वन थिंग आई डिड. विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू, आई थिंक इस स्टेज पे जब प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर, इट डजंट मे बी रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव वो. आई वुड जनरली से दैट जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो आप डैफ में लिखते हैं, आई मेड अ सेपरेट नोटबुक. I made a good, I think 100-page notes on everything that is mentioned in my DAF. So I did a lot of research. I had 3 months to prepare for it. So I had a lot of time to prepare. I subscribed to 2 newspapers at that point of time, Indian Express and Mint. So it became very much helpful for me. So I guess this is about it, and I'll answer a few questions that I've been seeing midway. With respect to, आपने कोई CSAT के बारे में पूछ रहा था. I have mentioned it earlier
कि कमिंग फ्रॉम अ ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था एंड उसके बाद मैंने लॉ किया था. सो सी सैट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी. 3 बार मैं क्रैक नहीं कर पाई. इस बार आई गॉट अ 77 इन दैट. And it was purely because I would take up CSAT for 2 hours each day for good 8 to 10 months. I solved the previous year questions. I solved every coaching material का जो मुझे भी CSAT पे मिल सकता था. I would do that. So this is something I did for CSAT. It is purely वो 2 घंटा मैं करती ही करती थी and एकदम पेपर फॉर्मेट में करती थी जैसे कि मैं वहाँ अटेम्प्ट कर रही हूँ. So CSAT helped me a lot that way. Doing previous year questions helped me a lot in CSAT that way. Secondly, somebody asked about optional कैसे चूज़ करना चाहिए. देखिए, मेरे चौथा अटेम्प्ट था, पहला मेंस था. मैंने मेंस दिया है इस बार हिस्ट्री से. बट जब मैं 3 बार प्रिपेयर कर रही थी इससे पहले, मैंने सोचा था कि मैं लॉ से दूंगी अपना. आई वुड टेक लॉ एज माई ऑप्शनल. देयर इज़ नो गुड सब्जेक्ट, देयर इज़ नो बैड सब्जेक्ट, देयर इज़ नो सब्जेक्ट विच विल ऑलवेज बी स्कोरिंग, देयर इज़ नो सब्जेक्ट जिसको प्रेफरेंस दी जाती है. ऐसा कुछ भी नहीं है. आप कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, इट इज़ अबाउट हाउ वेल यू कैन डू इन दैट. सेकेंड, मुझे डेफिनेटली लगता है कभी कभी अगर आप वो करते हैं जिसमें आपको मज़ा आता है तो पढ़ाई तब सज़ा नहीं लगती है. मैं ये नहीं कह रही कि मज़ा ना आया तो आप पढ़ाई मत कीजिए, डेफिनेटली नहीं. एक रूटीन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैंने अपनी रूटीन के बारे में थोड़ी देर पहले बताया भी. तो but with respect to history, there is something my heart and soul rests in history. I really love reading it. So मेरे लिए history optional लेना should have been my natural choice in the first place, and I enjoyed it even while I was preparing for it. मुझे वो कभी बहुत burden नहीं लगता है. I'm not saying that this should be the only criteria while choosing an optional subject, but taking up something, for example, in which you have a background, say you've done your graduation in, or you enjoy reading that, makes a lot of sense. It made sense to me, I feel. एक और reason जो आप देख सकते हैं is उसके sources कैसे हैं. Something like history, it has a lot of sources now, so it becomes easy as well as difficult to prepare because कभी कभी वो होता है कि हम aspirants बह जाते हैं and we try to cover as much as possible. वो possible नहीं है. हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए बहुत अच्छे बालियान सर के नोट्स, हेमंत झा सर के नोट्स अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम बुक्स. सो इस सेंस में आप देखिए कि सोर्सेज कैसे आपको अवेलेबल हो पा रहे हैं. सो दैट आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट हु वाज माय रोल मॉडल. ओके, any day, every day, it's been my father. I think he is the one who has inspired me throughout my life, my pillar, my support system, who's always been there and never let me falter. So definitely I would believe he's my role model. And I think we've crossed the 1 hour mark as well. So if there are any more questions, okay, there's another question. Last 15 days prelim strategy going to appear in prelims. Last 15 days, definitely what I would suggest is do not go for reading all the books that you've done. I would make that mistake. मैं कोशिश करती थी कि because लक्ष्मीकांत मैंने किया हुआ है तो let me cover once again in 2 days. हर बार नहीं हो पाता है ये. अगर आपने ये आप कर पाते हैं तो वेरी गुड. अदरवाइज आई वुड डेफिनेटली से दैट फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का जैसा मैंने मेंशन किया, आप कुछ की चीज़ें देखते जाइए. आप की टर्म्स देख लीजिए. आप मैप्स को कवर करने की कोशिश करिए इस लास्ट 15 डेज में. जस्ट लुक एट थ्रू, डोंट लुक एट ऑल मैप्स, लुक एट मैप्स ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू रिवर्स. रिवर्स से 1-2 क्वेश्चन आ जा रहा है, सो यू कैन डू दैट. Then I would suggest doing something like species that have been in news. Just you have 15 days, just try and cover something like 3 species a day. Cover a few Ramsar sites because it has been in news, and जब मैंने तैयारी शुरू की थी there were 40 sites and now there are about 80 sites. So I think that is one thing जो आप कर सकते हैं. So last minute I think it has to be more about quick thinking जो आपको करना चाहिए. जैसे as I mentioned earlier also, हर coaching अपना वो निकालता है ready reckoners. Ready reckoner is basically compiling everything in something like 30, 40, 50 pages. तो उसको आप रीड थ्रू कर जाइए. एंशिएंट कर लीजिए, मिडिवल कर लीजिए, पॉलिटी कर लीजिए. तो आई थिंक मैंने एक लॉ एक्सीलेंस किया था एंड ओनली आईएएस पार्लियामेंट, ओनली आईएएस का भी किया था.
सो 50-60 पेजेस में या 40-30 पेजेस में वो कर देते हैं उसको कवर. इकोनॉमिक्स के लिए एक था, मुझे याद है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रेपो रेट क्या है, बैंकिंग क्या होती है, कैसे आरबीआई अपना स्टांस चेंज करता है, ये सब वो लास्ट मिनट आप कवर कर लेते हो. तो वो मैं सजेस्ट करूँगी कि लास्ट 15 डेज की जो आपकी स्ट्रैटेजी है, रादर दैन बुक्स, आप इन रेडी रेकनर्स को देख लीजिए, जो आपको हेल्प करेगा, यू नो, ट्राइंग टू कवर लार्जर अ ब्रॉडर एस्पेक्ट इस वक्त. मैपिंग मैं थोड़ा सा एम्फसाइज करती हूँ कि आप प्लीज़ मैपिंग पे ध्यान दीजिए. और दैट इज़ अबाउट इट आई बिलीव. किसी ने मुझसे पूछा कि मैं नोट्स बनाती थी कि या नहीं. दिस इज समथिंग, मैंने नोट्स प्रीलिम्स के वक्त तक तो अपने पहले तीनों अटेम्प्ट्स में काफ़ी कम बनाए थे. मैं एक्चुअली नहीं बनाए थे. जो मैं बताती हूँ कि मैं पीडीएफ्स रात में पढ़ती थी 2-3 घंटा, या इनसाइड्स डेली अफेयर्स करती थी. वेरी ऑनेस्टली दिस वाज माय ऑल्टरनेटिव टू नोट्स. इट इज़ नॉट अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव. पीपल से दैट नोट्स बनाने से आपकी मसल मेमोरी बनती है. मेरा व्यू ये होता था कि जो मसल मेमोरी एक बार नोट्स बनाने से मेरी होगी, वो ही मसल मेमोरी मैं एक ही अपने पीडीएफ के सोर्स को ओवर द कोर्स ऑफ 1 ईयर अगर मैं 5-6 बार देख लेती हूँ, प्रीलिम्स के आसपास 2 बार देख लेती हूँ, तो मेरी बन जाती है. मुझे लगता था कि नोट मेकिंग में मेरा बहुत टाइम जाएगा, एंड रादर देन दैट जो नोट्स फॉर्म में मेरे पास मुझे अवेलेबल हो पा रहा है पीडीएफ में, उसको मैं बार बार पढ़ लूँ. सो आई हैव गिवन टेन्स ऑफ रिविजन्स टू देम रादर देन मेकिंग नोट्स. Having said that, for my means preparation, definitely I made notes, because last moment पे जैसे सोसाइटी के notes specifically with respect to, as I mentioned, the reports, the Supreme Court judgments, ये सब मैं एक जगह बना लेती थी. एजुकेशन पे फॉर एग्जाम्पल, या हंगर रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं, या पॉवर्टी रिलेटेड क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में कवर होते हैं, तो इन चीज़ों के लिए एक पेज के मैंने डेफिनेटली बनाए थे जो मैं लास्ट में क्विकली रेफर कर सकूँ. मैंने एग्जांपल दिया इंटरनल सिक्योरिटी का थोड़ा एक्सटेंसिव हो गया था मेरा. मैंने 56 पेजेस के नोट्स बनाए थे, बट वो 56 पेजेस मैंने अल्टीमेटली 3 दिन पढ़ के बनाए. उसके बाद मैंने एग्जाम से पहले एक बार 7 to 8 आवर्स उसे रिवाइज किया, जिससे मैंने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं मेंस में. सो डेफिनेटली मुझे लगता है इट हेल्प मी. सो नोट मेकिंग आई फेल्ट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग योर मेंस, स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स लाइक हिस्ट्री. इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट हर चीज़ का मैंने नोट्स नहीं बनाए थे. मैं रिटन फॉर्म को मैं बार बार पढ़ना चाहती हूँ. मैं जब पढ़ती भी हूँ, मेरी आदत है, मैं हर लाइन अंडरलाइन कर देती हूँ. वहीं साइड में मैं थोड़ा बहुत नोट्स लिखती रहती हूँ. तो मैं जब बार बार देखती हूँ ना, एक वो मेरी विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, बिकॉज मैं सेम बुक रेफर कर रही हूँ बार बार. तो जब मैं उसे देखती हूँ ना, मुझे ऑटोमेटिकली याद आने लगता है, अच्छा अगले पेज पे ऐसे लिखा हुआ है, मैंने अगले पेज में अच्छा ये वाला मैप है. तो मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बार बार अपने सोर्सेज को विजिट करती हूँ. मैंने बहुत सोर्सेज किए हैं, बट कुछ सोर्सेज जो मैंने इस वीडियो में मेंशन कर दी गई, दोज हैव बीन माय कोर, जो मैंने बार बार देखा है. आर.एस. शर्मा मैंने बार बार देखा है, मेरे को बार बार याद हो गया अब उस पर क्या है. सो थिंग्स बिकम ईजियर. इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आप कितना याद रख सकते हैं. अगर आप सेम सोर्स को जब आप रेफर करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स, आपको चीज़ें वो विजुअल मेमोरी में बैठती जाती हैं, आई बिलीव. सो दैट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था. मेरा इंटरव्यू के मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, आई फील, बट ठीक है, ठीक रहा. एंड सो थैंक यू सो मच. आई थिंक वी हैव डन ऑलमोस्ट 70 मिनट्स, बट डिस्पाइट दैट, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अलावा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दीजिए, या आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में छोड़ दीजिए, and I will try to take up as many questions as possible. Before ending this, I would like to say 3-4 things जो मैं आपको कहना चाहती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टेस्ट सीरीज़. देखिए, मैंने टेस्ट सीरीज़ जीएस के लिए मैं नहीं करती थी. जीएस के लिए मैंने अपने पीडीएफ्स किए, अपने बुक्स किए, अपना मैथ स्ट्रॉन्ग किए. मैंने टेस्ट सीरीज़ जीएस में नहीं करती थी. अगर मैं टेस्ट सीरीज़ एक सजेस्ट करूँगी, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. उससे बेहतर टेस्ट सीरीज़ नहीं होती है मुझे लगता है. आप जितने हो सके आप प्रीवियस ईयर्स तो आप कंप्लीट कर ही लीजिए. टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रीवियस ईयर्स वैसे ही आपको कवर हो जाएगा. प्रीवियस ईयर्स एटलीस्ट लास्ट 25 ईयर्स आप मत छोड़िएगा. बट बियॉन्ड दैट मैं जीएस के लिए नहीं करती थी. सीसैट के लिए मुझे जो मटेरियल मिला, मैंने वो हर मटेरियल किया, हर कोचिंग से किया, हर मतलब यूट्यूब से निकालने की कोशिश की, हर जगह से करने की कोशिश की. बाकी क्वेश्चंस आप इंस्टाग्राम और इस पर दे दीजिए. मैं जो 2-3 चीज़ें बोलना चाहती थी, एक कि मैंने आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताई है जो मेरे लिए वर्क की. इसके लिए मेरा कोई, दिस इज़ नॉट विच विल
वर्क फॉर एवरीबडी, दिस इज नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. आप सुनिए सबकी, फिर भी आप करिए अपनी. देर इज नो, कोई कहेगा आपको कि रात में देर तक पढ़ना चाहिए, कोई कहेगा सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए. अल्टीमेटली इट इज अबाउट गेटिंग योर वर्क डन. देर इज नो वन टाइम जब आपको करना चाहिए. मैंने दोनों करके देखा है एंड बोथ हैव वर्कड फॉर मी. आप वो करिए जो आपके लिए वर्क करता है. सेकेंड, ये बताने का सारा अपना एक्सपीरियंस वॉज ओनली अबाउट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस, एंड आई एम होपिंग दैट मे बी फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस आप वो कुछ गलतियाँ अवॉइड कर पाएंगे जो मैंने किया था. फॉर एग्जाम्पल, नॉट गिविंग CSAT इनफ इम्पोर्टेंस इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स. सो आई वॉन्टेड टू ट्राई एंड पुट दैट आउट कि आप मेरी गलतियाँ दोबारा ना दोहराएं. इसके अलावा मुझे लगता है कि यूपीएससी का प्रिपरेशन एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रिपरेशन है. एक साल तो कहीं नहीं जा रहा, वो तो मिनिमम है ही है. तो उस एक साल में मैं भी, एक टाइम था जब मैं आइसोलेटेड रहती थी, जब मैं कट ऑफ हो जा रही थी सबसे. बट इन दी एंड इट डजंट हेल्प. मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत टाइम निकालिए, बट आई यूज टू इंश्योर दैट मे बी एवरी 10 to 12 days आई वुड टेक हाफ अ डे का ब्रेक, या आई वुड जस्ट गो आउट फॉर अ मूवी, आई वुड मीट फ्रेंड्स. ये मैंने अपने लास्ट प्रिपरेशन में स्पेसिफिकली मैंने ये किया एंड इट हैज़ हेल्प मी. बिकॉज कोई भी एक साल तक 12 घंटे बैठ के नहीं पढ़ सकता. देर हैव टू बी टाइम्स जब आप, वो क्रंच टाइम आता है व्हेन यू कैन पुट योर एवरीथिंग इन इट. प्रीलिम्स से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले मैंने भी 12-12 घंटे पढ़ाई की है. मेंस के 90 दिन मैंने भी 12-12 घंटे पढ़ाई की है. बट पूरे साल इट इज़ नॉट पॉसिबल. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 2 दिन पढ़ रहे हैं और 5 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, वो भी नहीं होना चाहिए. ब्रेक्स आर नेसेसरी. ब्रेक्स को आप वेस्ट ऑफ टाइम मत देखिए, बिकॉज आई फील दे हेल्प यू come back better. They help reinforce your willpower. They help reinforce your strategy. So आप definitely, मुझे लगता है some amount of breaks are deserved. तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी, आई फील टाइम जो है ना, हमें लगता है कि प्रीलिम्स इज अराउंड द कॉर्नर या मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिल रहा है और समथिंग लाइक दैट. टाइम हैज़ अ स्ट्रेंज एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन आप कैसे पढ़ रहे हैं. मेरा क्योंकि ये पहला मेंस था एंड मैं मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर, इससे पहले मैंने कभी प्रिपेयर ही नहीं किया था अच्छे से. मुझे लगता था कि 3 महीने में कैसे होगा. स्टिल आई कुड स्कोर डिसेंटली वेल बिकॉज व्हेन यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, सो टाइम हैज़ अ वे ऑफ एक्सपैंडिंग. आप, मैंने लक्ष्मीकांत 7 दिन में भी मैंने पढ़ा है जब मैं पढ़ने बैठती थी, और मैंने उसको 2 दिन में, और मैंने उसे 7 घंटे में भी रिवाइज किया है. सो देयर इज अ टेंडेंसी कि आपको जब पता होता है आपके पास कितना टाइम है, आप अपना सिलेबस और अपने सोर्सेस उस हिसाब से आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो, और आपको करना चाहिए. इसके अलावा मैंने PDFs के बारे में, इसके बारे में बात की ही है कि आप, कुछ चीज़ें होती हैं जो रिपीटेड इंफॉर्मेशन आपको काइंड ऑफ, इफ आई मे से सो, मेमोराइज करना होता है. उसको 1 दिन या 2 दिन में या 1 महीने में नहीं किया जा सकता. आप उसको रेगुलरली करते रहिए. आप रोज़ आधा घंटा करिए, आप रोज़ 20 मिनट करिए, रादर देन 1 दिन 10 घंटा कर लिया. 1 दिन 10 घंटा मैप नहीं, 10 दिन 1 घंटा मैप देखिए. सिमिलरली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 500 से ज़्यादा हैं. तो मैं जैसे हर रोज़ मैं एक स्टेट का कवर करती थी, तो ऐसे करके अगर मैंने 28 दिन में 28 स्टेट्स भी कवर कर लिए, अगले 28 दिन में फिर से 28 कर लिए, या एज एंड व्हेन जैसा टाइम है. सो देयर आर सम थिंग्स जो मुझे लगता है आप रोज़ थोड़ा करिए. एक आपको चेंज भी मिलता है और आप बोर भी नहीं होते हैं. एंड सेकेंडली, इन्फॉर्मेशन आपके अंदर फीड होती जाती है. आपको लगता है याद नहीं हो रहा, कई बार वहाँ पे जाके हेल्प मिल जाती है पेपर वाले दिन. इसके अलावा आई वुड सजेस्ट एक चीज़, यू फाइंड योर एज. आप जैसे मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मुझे प्रॉब्लम था, तो मैं इतना टाइम उसे नहीं देती थी कि मेरी बाकी चीज़ें छूट जाए. मुझे लगता था कि एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन मैं करती थी उसके लिए, न्यूज़पेपर्स से, PT 365 में, 365 से. बट उसके अलावा मेरा फोकस था कि थिंग्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो मुझे ईजी भी लगता है, मुझे कंपेयर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं ईजिली प्रिपेयर कर पाती हूँ जिस चीज़ को, जिससे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, मैं उस एज को अपने होन करूँ, उसको शार्पन करूँ, उस सोर्ड को, रादर देन उस चीज़ के लिए जाऊँ जो बहुत टाइम लेगा और शायद मुझे बेनिफिट नहीं दे पाएगा. इसके अलावा प्लीज़ कीप योर ईयर्स एंड आइज ओपन, इन द सेंस दैट स्पेसिफिकली विद प्रीलिम्स, नॉलेज इज़ ऑल अराउंड अस, और कहाँ कब क्या हेल्प हो जाती है उसका कोई कह नहीं सकता. आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. आई थिंक 2 साल पहले एक क्वेश्चन था अबाउट व्हाट काइंड ऑफ substance is helpful in killing mosquitoes or something like that. I forget what the question was. Something to do with mosquitoes ka elimination. One of the substances, I think it was crops mentioned the 4. I don't remember what it was. The answer was lemongrass basically.
ये मुझे पता था बिकॉज दिल्ली में गर्मियों से तुरंत पहले बहुत मस्कीटोज हो जाते हैं, तो मेरे घर में एक पर्टिकुलर अगरबत्ती है जो हम लोग जलाते हैं टू काइंड ऑफ डिस्पेल द मस्कीटोज। उस अगरबत्ती के पैकेट पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ था सिट्रोनेला लेमन ग्रास। ये मैं रोज जब रात को अगरबत्ती जलाने जाती थी तो वो पैकेट मुझे दिखता था। एंड जब ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया, कैन यू इमेजिन, वो तुरंत मेरे दिमाग में स्ट्राइक की कि कहीं वो लेमन ग्रास तो नहीं है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज प्लीज कीप योर माइंड ओपन, नॉलेज आपको हर जगह से मिलेगी। सो उसके अलावा फॉलो अ शेड्यूल, दैट आई वुड से इज अ मस्ट। टेक ब्रेक्स बट फॉलो अ शेड्यूल, एंड दोज विथ मेन्स आई थिंक आंसर राइटिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप पेपर नहीं कंप्लीट करते हैं कोई बात नहीं, बट आप रोज पेपर राइटिंग कोशिश जरूर करिए, रोज आंसर राइटिंग करिए, ताकि टुवर्ड्स द एंड एटलीस्ट यू कैन काइंड ऑफ यू प्रिपेयर्ड इनफ कि आप उस दिन तो पूरा कर ही लेंगे। सो दैट वुड बी इट आई सपोज।